स्टूडेंट्स इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 8 में आज हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अलोंग स्टीम ट्यूब फ्लो। पहले जानेंगे स्टीम ट्यूब क्या होता है। तो स्टीम लाइन फ्लो हम देख चुके हैं। स्टीम लाइन फ्लो का मतलब है स्ट्रीम लाइन जो होती हैं वो कर्व हैं जिनके अलोंग फ्लो होता है, यानी जिनकी डायरेक्शन में ही फ्लूइड की वेलोसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टीम लाइन के अलोंग फ्लो होता है, या स्टीम लाइंस क्या होती हैं, वो कर्व है या वो डायरेक्शंस हैं जिनके अलोंग फ्लो होता है। तो फ्लो की डायरेक्शंस बताती हैं स्टीम लाइन। तो अगर ये स्टीम लाइंस हैं, मान लीजिए किसी फ्लूइड फ्लो की, तो अगर हम इसी डायरेक्शन को कंसीडर करें तो ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा, यानी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और वो डायरेक्शन क्या है, स्टीम लाइन की डायरेक्शन है। तो अगर स्टीम लाइन के अलोंग हम जो है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर लें तो ये फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है स्टीम लाइन के अलोंग। हम अगर इसमें इस फ्लो के अंदर एक इमेजिनरी क्लोज कर्व ले लीजिए, आप एक क्लोज कर्व ले लीजिए। तो इस क्लोज कर्व के ऊपर से पास होने वाली सारी स्ट्रीम लाइंस कंसीडर करिए। इसको अगर हम अलग देखें तो क्या होगा, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ये जो एक ट्यूब मिलेगी इसे स्टीम ट्यूब कहते हैं, जहां पे ये सब स्टीम लाइंस हैं। तो स्टीम ट्यूब की क्या खासियत है कि इसके थ्रू जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस ट्यूब से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें जो फ्लो की डायरेक्शन है वो स्टीम लाइन के अलोंग है। ऑब्वियसली इसके क्रॉस कोई फ्लो नहीं होगा। जो भी फ्लूइड इधर से आएगा वो स्टीम लाइन के अलोंग होता हुआ बाहर निकल जाएगा ट्यूब के अंदर से। तो ट्यूब के क्रॉस कोई फ्लो नहीं होगा, इसके सरफेस से कोई फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा। कर्व्ड सरफेस से इधर से इंटर होगा और दूसरी तरफ से बाहर हो जाएगा। तो स्टीम ट्यूब क्या है, जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया कि फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर एक क्लोज कर्व इमेजिन करिए, और इस क्लोज कर्व के सभी पॉइंट से पास होने वाली स्टीम लाइंस को लेकर के जो सरफेस बनेगा वो स्टीम ट्यूब कहलाएगा। ओके, ये स्टीम ट्यूब कहलाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अलोंग स्टीम ट्यूब देखना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टीम ट्यूब फ्लो।
तो ये मान लीजिए कि कोई स्टीम ट्यूब है, इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई स्टीम ट्यूब है और ये ट्यूब का हमने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया है, स्मॉल सेक्शन ले लिया है। एक ट्यूब है, ये और आगे पीछे हो सकती है, उसका हमने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया है। ये सब स्टीम लाइंस होंगी इसके सरफेस पे। मान लीजिए इधर से फ्लूइड इंटर करता है और इधर से आउट। यहां पे वेलोसिटी मान लीजिए v1 है और यहां पे मान लीजिए v2 है। इसका सेक्शन का एरिया A1 है और इस सेक्शन का एरिया A2 है। यहां पर आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब है जो हम फ्लूइड रीजन कंसीडर करते हैं उसमें बाहर की तरफ। तो यहां आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो N1 है, यानी N1 बाहर की तरफ होगा। तो यहां पर बाहर की तरफ जो नॉर्मल होगा वो N1 होगा, तो अंदर की तरफ -N1 हो जाएगा। और यहां पर आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ ही होगा तो N2 ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें मालूम है क्या होती है। वी नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी is this. ये बताया गया था आपको। इस फ्लूइड वॉल्यूम के लिए ये वॉल्यूम मान लीजिए V है, फ्लूइड वॉल्यूम V है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होगी। अगर फ्लो स्टडी है तो ये टर्म नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। ये मिलेगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल लेंगे और ये होगा Q डॉट N ds is 0. ds is the small surface और s is the total surface. ये टोटल वॉल्यूम अगर v था तो ये जिस सरफेस से इनक्लोज्ड है वो सरफेस s मान लीजिए पूरा है, ये है और ये कर्व्ड सरफेस है। तो चूंकि इसमें 3 सरफेस हैं तो उसमें A1 डॉट N ds, A2 दिस प्लस ये सरफेस जो है उसको S1 ले लीजिए, कर्व्ड सरफेस एंड ds is 0। अब यहां पे जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो सरफेस है, हमें मालूम है इसके क्रॉस कोई फ्लो होता नहीं है क्योंकि स्टीम लाइन फ्लो है ये, इसके बाहर कोई वेलोसिटी नहीं जाएगी। नॉर्मल इस जो भी वेलोसिटी होगी अलोंग होगी और नॉर्मल कंपोनेंट 0 होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का Q डॉट N ये 0 होगा। नॉर्मल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का यहाँ पे इस सरफेस के लिए 0 मिलेगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और इस सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है
-v1 होगी, क्योंकि नॉर्मल इधर होगा और अंदर की तरफ जब लेंगे तो जो वेलोसिटी होगी नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये है अंदर की तरफ v1, तो नॉर्मल बाहर है चूंकि, तो बाहर नॉर्मल की तरफ -v1 होगा। तो a1 v1 और ds, यहाँ पे a2 इसी तरीके से, सॉरी रो भी होगा, रो। अब यहाँ पे मान लीजिए डेंसिटी इस पॉइंट पे ρ1 है, तो ये हो जाएगी, यहाँ ये डेंसिटी ये ले लीजिए ρ2 इस सरफेस पे, और यहाँ रो, तो यहाँ डेंसिटी ये हो गई, वेलोसिटी नॉर्मल ये हो गई, और ये जो सरफेस है उस a1 उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इसी तरीके से वेलोसिटी v2 ρ2 और ds इज 0। तो इस सरफेस पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जितने बड़े दिख रहे हैं उतने बड़े नहीं हैं, ये स्मॉल स्टीम ट्यूब लिया है हमने, उसका सेक्शन लिया है। तो इस पूरे सरफेस पे मान लीजिए डेंसिटी ρ1 ही है, ठीक है, ये स्मॉल सरफेस है, तो डेंसिटी यहाँ पे मान लीजिए कि ρ1 ही है इस पूरे पे। तो इस पूरे सरफेस के लिए डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, और इंटीग्रल होगा a1 और वेलोसिटी है v1 इस यहाँ इस पूरे पे, तो ये हो गया ds। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया, एक मिनट, माइनस बताया था, ये माइनस होगा, माइनस प्लस v2 ρ2 a2 ds इज 0 माइनस v1 ρ1 a1 v2 ρ2 a2 इज 0। ये सरफेस एरिया हो गया इसका, ये सरफेस एरिया ये है, तो ये हो गया v1 ρ1 a1 सॉरी इज इक्वल टू v2 ρ2 a2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर दिस स्टीम ट्यूब। तो अगर स्टीम ट्यूब के दो सिरे हमने लिए हैं, ये सेक्शन लिया जिसका एक सिरा ये एक सिरा ये है, यहाँ पे वेलोसिटी v1, डेंसिटी ρ1, एरिया a1, यहाँ पे a2 v2 ρ2, तो ये प्रोडक्ट जो है थ्रू आउट द किसी भी सेक्शन पे फिक्स होगा। ये दिखाता है कि वेलोसिटी, डेंसिटी और ये सेक्शन का एरिया ये कांस्टेंट होगा। तो ये है क्या एक्चुअली, वेलोसिटी इनटू एरिया इज द वॉल्यूम, फ्लो ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास। तो इस किसी सेक्शन से जो फ्लूइड मास पास होता है वो कांस्टेंट है, ये यही दिखा रहा है। एक सेकंड में जितना यहाँ से आएगा वो अगले से निकल जाएगा, ये यही दिखा रहा है, जितना यहाँ से आएगा उतना यहाँ से चला जाएगा। और अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो यही इस तरीके से हो जाएगा फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी लिक्विड के लिए डेंसिटी इज कांस्टेंट, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी becomes a1 v1 2 तो फिर मास की जगह वॉल्यूम ही से ही काम चल जाएगा, है ना। तो ये है स्टीम लाइन के अलॉन्ग ये आपको मिलेगा। अब हम लाग्रेंजियन मेथड से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखेंगे। लाग्रेंजियन मेथड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी। देखिए, मान लीजिए कि ये एक लाग्रेंजियन मेथड क्या है। लाग्रेंजियन मेथड ये है कि किसी फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर करेंगे और
जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे उसको वॉच करेंगे। तो मान लीजिए कि एक फ्लूइड रीजन है जिसमें जिसका वॉल्यूम वी नॉट है और इसके अंदर कोई पॉइंट पी नॉट है, डेंसिटी यहाँ पे रो नॉट है और ये मूव करके पहुंच गया यहाँ पे। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया सपोज P1 पे, डेंसिटी मान लीजिए हो गई ρ1 यहाँ पे और वॉल्यूम अब इसका हो गया V1 कर लीजिए, ऐसा हो गया। तो हियर V naught be the region occupied by portion of a fluid at any time, suppose t is equal to 0, and V is the region occupied by the same fluid at any time t let point P is P naught is this, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं और जो P1 है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये हैं। P1 is the subsequent position of point P when particle moves from position P naught to P1. Mass of the fluid element at point P1 is obviously density ρ1 और यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम अगर लेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा x1 x है, डेल्टा y डेल्टा z। और इसी का मान लिए यहाँ पर जो वॉल्यूम था, वो मास था, वो है टोटल वॉल्यूम, टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास एट टाइम t of fluid in region V1 is mass, ये आप कर लीजिए dx dy dz, this is the volume into density is mass और यहाँ पे हम ले रहे हैं तो V1 ऐसे। और यही सी रीजन ये जो यहाँ से मूव करके आया है तो टाइम t0 पर इसका मास क्या होगा, मास ऑफ सेम फ्लूइड रीजन एट टाइम t is equal to 0 इज, यहाँ पे जब होगा तो डेंसिटी रो है और यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ये लिए हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि यहाँ से यहाँ गया और इसके अंदर कोई सोर्स या सिंक नहीं है तो मास में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, मास प्रिंसिपल, क्या होगा,
ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पर डेंसिटी रो नॉट थी। ओके, रो नॉट। ना हमें मालूम है कि टाइम के साथ इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो किसी दूसरे टाइम पे या किसी और पॉइंट पे होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्चुअली इसका फंक्शन होंगे। तो x is a function of obviously x naught, y naught, z naught, t naught या t। इसी तरीके से y भी इन्हीं का फंक्शन होगा। समय बदलने पर ये बदलते जाएंगे। तो अगर ये इस तरह का कोई फंक्शन है, दो आपस में रिलेटेड हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हमें मालूम है कि ये वैल्यू जो होती है इसको कैसे लिखते हैं। दिस इज जैकोबियन। अगर हमें वापस कोऑर्डिनेट्स इनमें जाना पड़े तो ये तो हम सीधे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एक जैकोबियन अपीयर होगा। और जैकोबियन क्या होगा, जिसे हम जैकोबियन कहते हैं, वो जैकोबियन क्या होगा, डेल एक्स वाई जेड। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या हो, एक डिटर्मिनेंट होता है। अब इसको, अब ये हम चले गए इस कोऑर्डिनेट में, इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम ये लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा रीजन ये हो जाएगा, हम इस कोऑर्डिनेट्स में चलेंगे तो हो जाएगा जैकोबियन जे और ये। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली इन लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये चूंकि वॉल्यूम आर्बिट्री है, ये हम कुछ और भी ले सकते थे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंपली दिस इज जीरो। ये कुछ नहीं है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने पर डेंसिटी में किस तरह से चेंज होगा, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट, सॉरी बाय लैग्रेंजियन मेथड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म। ओके, वेयर जे इज दिस जैकोबियन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाएंगे तो डेंसिटी किस तरीके से बदलेगी। एक्चुअली ये डेंसिटी ही है, डेंसिटी कुछ और नहीं है, मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को देखना है तो कंजर्वेशन ऑफ या डेंसिटी कैसे बदलती है इसको देखना पड़ेगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर डेंसिटी कैसे बदलती है इस पर ध्यान देना होगा। और डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कंजर्वेशन ऑफ मास इज, तो एक गिवन वॉल्यूम के अंदर मास फिक्स रहना चाहिए, ये उसी को बताता है। चाहे यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, ये गिवन वॉल्यूम के अंदर मास फिक्स रहेगा, वही इसको रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म।